नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। पटरी पर जिंदगी, जी हां, एक बार फिर से कोशिश सरकार की यही है कि दोबारा से जिंदगी को यानी कि जनजीवन को पटरी पर कैसे लाया जाए। ट्रेनों के संचालन का आगाज आपने सुना ही कि फैसला किया गया कि ट्रेनों का संचालन 12 जगहों पर किया जाएगा। 12 ट्रेनें चलती हुई आपको अब नजर आएंगी पटरी पर। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ में कई घंटे की बैठक जो आज की है, उसमें भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर जाहिर तौर पर चर्चा की गई है। हर राज्य को समझने की कोशिश की है। लॉकडाउन पर भी चर्चा की है कि कौन से राज्य की परिस्थिति कैसी है और वहां की मुख्यमंत्री बकायदा क्या चाहते हैं कि क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या रियायतें मिल सकती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात बहुत स्पष्ट की है कि हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो महामारी है ये गांवों में एंटर नहीं करनी चाहिए। सीधे तौर पर इंडिकेशन यही था कि जो तमाम हजारों लाखों की संख्या में श्रमिक वापस आए हैं उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए कि ये महामारी अगर गांवों में एंटर करती है तो जाहिर तौर पर ऐसी तस्वीर होगी जिसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होगा। इसके साथ ही यह भी इंडिकेशन प्रधानमंत्री ने इस बैठक में दिया है कि अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए बहुत सारी चीजों को चरणबद्ध तरीके से चलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए आपको तमाम चीजें करनी होंगी। तमाम खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे। फिलहाल आपको बता दें हमारे साथ में बीजेपी से संदीप जी मौजूद हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विपिन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संदीप जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही इस मामले को लेकर बहुत सक्रियता वो दिखा चुके हैं और लगातार ये जो बैठक का सिलसिला उनका रहा है मुख्यमंत्रियों के साथ में बेहद अहम रहा है फैसले लेने में भी। आज भी कई घंटों की मीटिंग चली, गृह मंत्री भी मौजूद थे, रक्षा मंत्री भी मौजूद थे, चूंकि दोनों ही डिपार्टमेंट्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस महामारी में। जो फैसले उन्होंने किए हैं, जो चर्चा उन्होंने की है, क्या उसे इंप्लीमेंट करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार तैयार है? देखिए, उत्तर प्रदेश ने हर सरकार के साथ केंद्र सरकार ने कोऑर्डिनेट करके और समीक्षा करके ही इस तरह से प्लान बनाया है कि कहीं ना कहीं अब कोरोना को साथ में लेके ही हमें जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उनको संचालित करना पड़ेगा और हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दिन तक लॉकडाउन भी नहीं कर सकते। और जिस तरीके से चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो या जो लोकल अथॉरिटीज़ हों, इनफैक्ट एक आम आदमी भी इस तरीके से बहुत बड़े तरीके से प्रभावित हुआ है। खासतौर से जो लेबर क्लास है जो बहुत ज़्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी में नहीं रहती है जब वो इनकम करती है। तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि जो जिस तरीके से चारों तरफ से इस तरह की सूचनाएं भी हैं, लोगों के पास राशन प्रॉपरली नहीं आ पा रहा है या उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं फुलफिल हो रही हैं, तो सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आर्थिक गतिविधियां भी संचालित हों और हमें करनी पड़ेंगी। आप पूरे विश्व को अगर देखिए, चाहे यूएस हो चाहे यूके हो, अदर कंट्रीज हो, उन्होंने भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन के साथ साथ उन्होंने बाद में कोशिश की है कि कुछ पैरामीटर्स के साथ, कुछ सावधानियों के साथ उन्होंने अपनी आर्थिक जिंदगी को दोबारा से संचालित किया है। वही केंद्र सरकार का प्रयास है। और क्योंकि अब अभी जब तक इस बीमारी का पूरा ट्रीटमेंट नहीं आएगा या जब तक उसकी वैक्सीन नहीं होती, हमें कहीं ना कहीं उन सावधानियों के साथ ही आर्थिक जीवन को सुचारू रूप से संचालित करना पड़ेगा। ठीक है विपिन जी, इसका मतलब सीधे तौर पर सिंपली अगर बात की जाए तो कोरोना के साथ में हमें अपनी जिंदगी ढालनी पड़ेगी, क्योंकि ये कब खत्म होगी महामारी किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो जो प्रिकॉशंस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उसको लेते हुए हमें अपनी जिंदगी में वापस लौटना पड़ेगा। देखिए, निश्चित बात है, क्योंकि अभी जिस तरह से पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि हम फेज 3 में नहीं आएंगे लॉकडाउन की, लेकिन अब ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अब 17 मई को जब ये लॉकडाउन 3 की अवधि खत्म होगी और उसके बाद फिर यही बात करी जा रही है। जैसे आज बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता में प्रधानमंत्री जो बाकी मुख्यमंत्रियों ने सुझाव दिए हैं कि हम चाहते हैं कि कम से कम 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये बात बोली है कि अवधि बढ़ाई जाए और 31 मई तक या जो भी हो वो तो जब फैसला होगा। लेकिन बहरहाल मुद्दा ये है कि अर्थव्यवस्था पे भी ध्यान रखना है और साथ में ये भी देखें कि संक्रमण ना आगे फैले और हम कैसे स्थिति को नियंत्रण में कर सकें। तो जब दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं और यहाँ पर ये देखना है कि अभी लोगों का धैर्य का बांध भी टूट रहा है, क्योंकि आप घर में अगर वो बैठे हैं इतने समय से, 45 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो वो भी पहले तो एक तपस्या की तरह उन लोगों ने इस उम्मीद के साथ वो दिन काटे कि अब जब अवधि ख़त्म होगी तो फिर एक नए तरीके से फिर हम देश उभरेगा और वो लोग फिर अपनी ज़िंदगी दोबारा पहले की तरीके से जी पाएंगे। लेकिन अब जो है अवधि पे अवधि बढ़ी जा रही है और आशा की किरण सामने नहीं नज़र आ रही। तो ये निश्चित बात है कि धैर्य का बांध भी, एक धैर्य भी उनके जवाब दे रही है। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि आप जिस तरह से पहले लोगों ने एहतियात बरते हैं वही उसी तरह से नियमों का अनुपालन करते रहना है और सरकार की तरफ से आपके जितने स्वास्थ्य चिकित्सक हैं, जो आपको हिदायतें दी गई है, उनका अभी बिल्कुल एक अनुशासन बना के चलना है, नियमों का पालन करना है।
आपने देखा कि जब शराब के ठेके खोले गए तो किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। और यहां पर सबसे अनिवार्य बात यह है कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आपस में देखिए सलाह मशवरा करके ही फैसले लिए जा रहे हैं। तो यहां पर नुक्ताचीनी का समय नहीं है कि आप कोई फैसला अगर एक मन मुताबिक नहीं होता या उसके परिणाम उस तरह से नहीं आते जो एक सोचे गए थे, तो उसमें आप नुक्ताचीनी निकालें और फिर केंद्र सरकार को दोषी ठहराएं। तो ये इस समय राजनीति का समय नहीं है, ये सबको समझना पड़ेगा। और अभी आज उद्देश्य यह था कि जो 5वीं ये वार्ता करी है प्रधानमंत्री ने बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री से, तो इसमें 2-3 बातें थी कि कैसे हम कोविड-19 ये कोरोना पे जो कंटेनमेंट की बात चल रही है, कैसे नई रणनीति बनाएं। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पे लेके आए। और साथ साथ हम लोग ये देखें कि अवधि अगर बढ़ानी, वो सुझाव चाहिए थे सबसे उन लोगों उनको कि सुझाव, क्योंकि ये भी है कि अगर अवधि अगर हम इसको खोलते हैं लॉकडाउन को 17 मई को, तो उसके लिए रोड मैप क्या है सरकार के पास। अभी जो श्रमिकों के लिए, मैं एक बड़ी अहम बात बोलने जा रहा हूं कि श्रमिकों के लिए जो आपने ट्रेन की सेवा शुरू करी, सिक्के के दोनों पहलू हैं। आप एक तरफ अर्थव्यवस्था चाहते हैं पटरी पे आए, अगर ये मजदूर सारे अपने घर वापसी कर जाएंगे तो यहां पर आप जो लघु उद्योग हैं या बाकी उद्योग हैं एमएनसी से, तो वो कैसे काम चलेगा, वो ठप हो जाएगा। तो यानी कि अपनी बात का खंडन हो रहा है। दूसरी बात, ये लोग, प्रधानमंत्री ने एक बड़ी अहम बात बोली, उन्होंने बोला एक मानसिकता है और स्वाभाविक भी है कि जब मुश्किल की घड़ी आती है, तो ये मजदूरों की बात करी, श्रमिकों की बात करी, कामगारों की बात करी, कि तो क्या होता है कि वो स्वाभाविक है कि वो अपने घर का उनको याद आती है और घर की तरफ रुख करना चाहते हैं। तो यहां पर अगर व्यवस्था करी गई होती, यहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मैं दोनों की बात कर रहा हूं राजनीति से ऊपर उठकर, कि ये यहां पर अगर इन लोगों ने आपस में तालमेल करा होता और आरोप प्रत्यारोप नहीं करे होते, नुक्ताचीनी नहीं करी होती, तो यहां पर कम से कम ये श्रमिकों का ध्यान रखा जाता, ताकि एक तीर से 2 निशाने, मजदूर यहीं के रहते। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री ने बात बोली है कि अगर ये अपने घर की तरफ वापसी कर जाते तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर संक्रमण फैल गया तो ये स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो जाएगी, फिर आप कल्पना के परे है। तो यहां पर वो चीज का भी ध्यान रखना था। तो यहां पर व्यवस्था कुछ ऐसी करनी चाहिए थी कि कुछ राज्यों से अगर यहां पर आए हुए हैं और कुछ राज्यों यहां से कुछ राज्यों के बाहर गए हुए हैं, अलग अलग राज्यों के, तो वहां पर आप चाहे गिनती के हिसाब से करते, जो भी मापदंड होते, कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए था कि उनको आप वहीं रिटेन करते, ताकि इस समय लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ है, तो लॉकडाउन का मतलब ही नहीं हुआ। लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन, आप अपनी जगह पे बने रहें। ठीक है विपिन जी, मैं आपके तमाम सवाल, ये बहुत जायज कंसर्न है जाहिर तौर पर कि लॉकडाउन का पूरी तरीके से मतलब यहां पर खत्म हुआ कि तमाम मजदूरों को, और जो तस्वीरें हमने देखी हैं कि एक ट्रक में ठूस ठूस कर कोई ट्रॉली से चला रहा है, कोई ट्रैक्टर से चला रहा है, कोई पैदल ही चला रहा है, तो ये कहीं ना कहीं समन्वय में कमी रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन में कमी बहुत हद तक रही है, जो हमने अभी तक मजदूरों के हालात देखे हैं। अनुज यात्री कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। जो आज मुलाकात हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री से, तमाम मुख्यमंत्रियों ने अपने अलग अलग सुझाव दिए हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है वो क्रूशियल भी है, लेकिन हमें इन चीजों के साथ में ही अर्थव्यवस्था का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? का जो ये पैंडेमिक है, ये जैसे अपने पैर पसारता जा रहा है देश में, तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिमटता जा रहा है। हाँ। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इसका आधार बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत गंभीर समस्या देश के लिए है। और जिस प्रकार से अभी हैंडलिंग हो रही है, ठीक है, वो एक अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर कमियां बहुत छूट रही हैं, जिसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज देखिए, हमने उसका उदाहरण भी देखा, हाल ही की मैं बात करूंगा कि जैसे केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि कुछ 15 ट्रेन चला रहे हैं ये, कि लोगों को अपने गंतव्य स्थान पर भेजने के लिए। तो उसमें हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर एयर कंडीशन ट्रेन चलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई है। एयर कंडीशन ट्रेन तो ये तो क्योंकि केंद्र सरकार की खुद की गाइडलाइंस के जो है विपरीत है, क्योंकि सरकार ने ही कहा था कि जो सेंट्रली एयर कंडीशन कोई हॉल होगा, कोई मॉल होगा, कोई कॉम्प्लेक्स होगा, तो वायरस के स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हाँ। तो उसी के तहत ये ट्रेन जितनी भी हैं सब सेंट्रली एयर कंडीशन रहेंगी, ना इसमें कहीं से हवा का आउटलेट रहेगा, ना कहीं से इनलेट होगा, और वो अंदर ही अंदर हो। खुदा ना खास्ता कोई भी इसमें ऐसा पेशेंट हो गया, क्योंकि आजकल कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जिनके कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। हम ये कहते हैं कि अगर भेजना है तो ठीक है, अच्छी बात है, भेजें, ये हम मना नहीं करते हैं, जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले चिंता मजदूरों की होनी चाहिए
क्योंकि ये अमीर आदमियों के लिए जो एयर कंडीशन ट्रेन चला रहे हैं वो तो फिर भी जहां हैं कहीं ना कहीं अपना गुजर बसर कर रहे होंगे। आप उनको हफ्ते 10 दिन बाद भी भेज देंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन गरीब आदमियों की तो हालत, मजदूरों की तो हालत देश देख रहा है किस प्रकार से जो है बीते 40 दिनों में लोग 1000 2,000 किलोमीटर, हमारे लिए तो कहना आसान है लेकिन उनसे पूछिए जो पैदल यात्रा करके एक पैदल निकल चुके हैं अपने बच्चों को लेकर, अपने बीवी बच्चों को लेकर के, अपना सामान लेकर के, और जब वो 200-400 किलोमीटर चलने के बाद हालात ये हो रही है कि कितनों ने रास्ते में अपने प्राण छोड़ दिए हैं, कितनों ने अपने शरीर उनका बिल्कुल दुर्बल हो गया, उनको भोजन नहीं मिल रहा है, उनको पानी तक नहीं नसीब हो रहा है। पैसे तो दूर की बात है कि उनके पास पैसे बचे होंगे, तो सोचिए क्या हालत होगी। लाखों मजदूर सड़कों पर उतरा हुआ है। ठीक है अनुज जी, आपके इन दोनों सवाल का पहले मैं जवाब ले लूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। संदीप जी, देखिए पहला सवाल जो विपिन जी ने पूछा था उसका रिएक्शन लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो सवाल है कि अमीरों के लिए एयर कंडीशन ट्रेनें आपने चलाई हैं और मजदूरों का क्या, क्योंकि एयर कंडीशन तो जाहिर तौर पर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये अमीरों के लिए और मजदूरों के लिए जो डिफरेंशिएट किया जा रहा है इसका प्लीज आप खंडन करें। देखिए मैं चाहता हूँ जो अमीर और गरीब की बात करने की कोशिश कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस भयावह स्थिति में सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। शायद मुझे लगता है कि अनुज जी को आज वो बयान याद नहीं होगा जहां सरकार ने कहा है कि पर डे कम से कम 100 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाए, जो कि कहीं ना कहीं गरीबों के लिए चलाई जा रही हैं। आज 15 जो ट्रेनें चलाई गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन छात्रों के लिए, उन लोगों के लिए चलाई गई है जो कहीं किसी काम से गए थे और फंस गए। जैसे वैष्णो देवी में एयर कंडीशन ट्रेनें चलाने का मतलब कुछ स्पेशल उद्देश्य है, जैसा अभी अनुज जी ने कहा कि आपकी ही गाइडलाइन के विपरीत है। नहीं देखिए, तो फिर ऐसा कुछ क्या स्पेशल है जो सिर्फ एसी ट्रेनें ही चलाई नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी गाइडलाइन के विपरीत है। सरकार ने ऐसा भी कोई अभी सर्टिफाइड पैरामीटर्स नहीं है कि सेंट्रलाइज्ड एसी में ये वायरस बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है। हाँ, अगर कोई पेशेंट है और उससे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें बाहर आ रही हैं तो स्प्रेड होने का चांस रहता है। लेकिन जिस तरीके से स्क्रीनिंग सरकार कर रही है और प्रॉपरली कहीं ना कहीं सरकार टेस्टिंग के बाद ही उनको ट्रेन में एंटर करने दे रही है, वो जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सबको ध्यान रख रही है। और सरकार यहां तक कोशिश कर रही है कि सभी पैसेंजर्स का कहां से गए हैं और कहां जाके वो होम क्वारंटाइन होंगे वो पूरा डिटेल रखा जाएगा। इनकेस अगर उस बोगी में भी अगर कोई पेशेंट पाया जाता है तो सबको कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। सरकार ने जितने भी WHO के पैरामीटर्स हैं उन सबको फॉलो करते हुए इस तरह का प्लान बनाया है। और क्योंकि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में ऑलरेडी जो स्लीपर क्लास की बोगीज हैं वो लगी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए उन बच्चों के लिए भी या उन फंसे लोगों के लिए भी राहत देना जरूरी है जो कहीं होटल में फंसे हुए हैं या कहीं अपना ट्रैवल के लिए गए थे, बिजनेस एक्टिविटी के लिए गए थे, वैष्णो देवी गए थे, वहां फंसे हुए, तो कहीं ना कहीं उनको उनके घरों तक पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है। ठीक, अनुज जी, क्या आप इस जवाब से सहमत हैं कि जाहिर तौर पर अब श्रमिकों के लिए अलग से ट्रेनें चल रही हैं, अलग से तमाम ट्रेनें चलाई गई हैं, 300-400 से ज्यादा ऐसी ट्रेनें हैं जो मजदूरों के लिए चलाई गई हैं। अब उसमें इतना कोई कंपल्शन नहीं है कि एसी में ही बैठना है या उनको पैसेंजर में बैठना है या उनको नॉर्मल जनरल डब्बे में बैठना है, वो डिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप एसी ट्रेनें भी चलाई जा रही तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब श्रमिकों के लिए तो ट्रेनें चल रही है ना, ऐसा तो है नहीं कि मजदूरों को विवश किया गया है कि आप एसी ट्रेनों में ही बैठिए तभी आप अपने घर जा पाएंगे। संदीप जी को जानकारी नहीं होगी, मैं इनको जिन्हीं की जानकारी दे देता हूं कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है उसी के अनुरूप जो मॉल्स नहीं खोलने के अलाउ किया गया, जो लिकर शॉप भी केंद्र सरकार ने खोलने का देश में अलाउ किया है, उसमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो मॉल्स में शॉप्स हैं या जो कॉम्प्लेक्सेस में शॉप्स हैं उनको नहीं खोला जाएगा, क्योंकि वो सेंट्रली एयर कंडीशन होंगे। एयर कंडीशन में भीड़ आने की वजह से उसमें जो है संक्रमण फैलने के अधिक वो खतरा रहता है, क्योंकि वो अनुज जी भीड़ की वजह से कहा गया ना, लेकिन ये जो ट्रेनें चलेंगी उसमें भीड़ का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि सीधे कहा गया है कि हम टिकट्स ही नहीं देंगे, हम कंफर्मेशन ही नहीं देंगे, हम किसी भी कीमत जो वेटिंग लिस्ट होती है तमाम चीजों को कंफर्मेशन ही नहीं देंगे। बात प्रश्न भीड़ का नहीं है, प्रश्न ये उन्होंने जो गाइडलाइंस दी है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री की भी गाइडलाइंस है कि बंद कमरे में जो सेंट्रली एयर कंडीशन हॉल है उसमें चाहे 10 लोग हो या 100 लोग हो, ठीक है, जवाब वायरस का संक्रमण है तो उनके ब्रेथ से वो फैल सकता है। ठीक है संदीप जी, तो यही हालात उस ट्रेन में होगा जो उस कंपार्टमेंट में बोगी में एक भी अगर पेशेंट और ठीक है सर, आप जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए संदीप जी। थोड़ा सा मुझे 30 सेकंड और दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अभी इनका जो स्टेशन पे जो अपना स्ट्रीमिंग का जो इन्होंने एक प्रक्रिया अपनाई है वो भी फुल प्रूफ नहीं है। केवल थर्मल स्क्रीनिंग के थ्रू माध्यम से आप क्या कोविड की जो है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वो अपने आप को एक बहुत बड़ा आई वॉश है। तो क्वारंटाइन सेंटर में तो भेजे जा रहे हैं ना सर लोग, क्वारंटाइन सेंटर में किस लिए भेजे जा रहे हैं? क्वारंटाइन सेंटर में तो इसीलिए भेजे जा रहे हैं सर लोग। नहीं, क्वारंटाइन सेंटर में भेजे जा रहे हैं, लेकिन जो लोग आ रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारा सुझाव सरकार के लिए ये है, हाँ। लेकिन वो उसको आलोचना में लेते हैं।
देखिए बहुत गंभीर सुझाव दिया है कि जो लोग ट्रेन से जाना चाहते हैं उनको 2 दिन का अधिक समय दे देना चाहिए कि वो अपना पहले कोविड-19 टेस्ट करा के आए। 48 घंटे के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाती है, वो रिपोर्ट लेकर के आए, क्योंकि आरटी-पीसीआर टेस्ट एक प्रॉपर फुल प्रूफ टेस्ट है जिसके माध्यम से ठीक है। अब सर 30 सेकंड हो गए आपके, अब इनसे जवाब ले लीजिए। संदीप जी जवाब दीजिए। आपने सुना, ना कि थर्मल स्कैनिंग से वो चीज आती है, उससे केवल टेम्परेचर टेस्ट होता है, कोविड कोरोना वायरस का उसकी टेस्टिंग नहीं है वो। देखिए अनुज जी, पहली चीज तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप जिस गाइडलाइन की बात कर रहे हो वो कोई फुल प्रूफ्ड गाइडलाइन नहीं है। वो एक मतलब सस्पेक्ट किया गया था कि अगर एयर कंडीशन सेंट्रलाइज एयर कंडीशन होगा तो उसमें अगर कोई पेशेंट है तो उसका वायरस फैल सकता है, जबकि ऐसी कोई प्रूफ थ्योरी नहीं है। दूसरी चीज, लेट मी सर सुनिए, सरकार ने अलाउ नहीं किए उनको इसी कारण से कि वो सेंट्रल एयर कंडीशन है, इनको नहीं अभी खोला जाएगा। देखिए अलाउड नहीं करने के पीछे सरकार का कुछ कारण था, और रही बात एसी ट्रेन को चलाने के पीछे, तो उसमें कोई पेशेंट ट्रेवल नहीं कर रहा है। सरकार इसका पूरा ध्यान रख रही है कि किसी भी कंडीशन में कोई जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है वो उसमें ना ट्रेवल करे। सरकार इन सब चीजों का ध्यान रख रही है, और इसके बाद भी अगर इन एनी केस कोई पेशेंट निकलता है तो सरकार के पास पूरा ट्रेस करने के लिए हिस्ट्री रहेगी पेशेंट की, और सरकार इस एबल में इतना एबल रहेगी कि उनको पहले तो होम क्वारंटाइन करेगी। होम क्वारंटाइन के अलावा भी अगर सरकार को जरूरत पड़ती है तो उन सबको ट्रेस करके क्वारंटाइन कर सकती है। आप देखिए, आपने जो सुझाव दिया है मैं सहमत हूं। आपने कहा कोविड टेस्ट होना चाहिए, तो भाई राज्य सरकारें आपकी राज्यों में है, आप शुरुआत कर दीजिए, हम स्वागत करते हैं इसका। क्या आपके पास उतनी फैसिलिटी है? क्या आपके पास इतना समय है? क्या आप इतनी किट्स आपके पास अवेलेबल है? देखिए ये जो आप सुझाव दे रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि स्वागत योग्य कदम है। अपने राज्यों में आप इनको अप्लाई करके दिखाइए, अगर अच्छा लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट हर राज्य को अप्लाई करने के लिए कहेगी। सबसे ज्यादा अगर इस बीमारी से अगर लड़ने में अक्षम राज्य हुए हैं तो जहां कांग्रेस और नॉन बीजेपी राज्य शासित सरकारें हैं, वही आज महाराष्ट्र में क्या है हालत? आज कम्युनिटी स्पिरिट की कंडीशन है। संदीप जी नहीं, देखिए इसमें मतलब बीजेपी की कांग्रेस की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डिवाइड नहीं कर सकते। बात रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड की नहीं है, आप लीड करके हमें एग्जाम्पल तो दीजिए। केंद्र सरकार तो चाहती है कि आप अच्छे फैक्ट्स लेके आइए। आप जब मीटिंग में रहेंगे तब आप नए नए सुझाव देंगे, लेकिन राज्य में आप इंप्लीमेंटेशन में टोटली फ्लॉप रहेंगे। सुनिए संदीप जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर सामने से सुझाव आएगा तो आपको सुझाव एक्सेप्ट नहीं करना, ना करना वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कहीं पर कोई चीज है, कोई फॉल्ट दिख रही है कि एसी ट्रेनें ही क्यों चलाई जा रही हैं, इस पर क्या कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता? क्या आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता कि इसके पीछे वाकई में क्या वजह है कि आप सिर्फ और सिर्फ एसी ट्रेनें चला रहे हैं? सर बहुत सारे लूप होल्स हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार कार्य नहीं कर रही है, लेकिन जो लूप होल्स हैं उन्हें भरना पड़ेगा, क्योंकि अब लॉकडाउन आप आगे कंटिन्यू बहुत रियायतों के साथ में करने वाले हैं, तो इसके लिए तैयारी आपको ज्यादा मेंटेन रखनी पड़ेगी। जी हाँ, तो दोबारा से जिंदगी पटरी पर कैसे लौटेगी, अब ये सवाल है, लेकिन कोशिशें सरकार की तरफ से लगातार जारी हैं। लेकिन बहुत सारे इन कोशिशों में भी सवाल है, क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे राज्यों के अंदर इलाके हैं जहां पर कोरोना का परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति भी है कि कैसे आप रियायतें देंगे, उन रियायतों को कैसे फॉलो किया जाएगा। फैक्ट्रीज खोलेंगे आप, कामकाज शुरू होगा, मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, मजदूर कहां से आएंगे, लोग कैसे काम करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं जो सबके जहन में घूम रहे हैं, हमारे भी जहन में घूम रहे हैं। चूंकि अब सरकार क्या फैसला आगे करने वाली है ये सरकार ही जानती है, लेकिन सवाल पूछना लाजमी सी बात है। तमाम खास मेहमान बने हमारे साथ में विपिन जी। देखिए राजनीति का तो समय नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक तरफ बिल्कुल साफ कर दिया, उन्होंने सारे राज्यों को बोला, तारीफ करते हुए बोला कि आपकी भूमिका बड़ी अहम रही है और आपने काबिले तारीफ काम करा है, तो यहां पर राजनीति का मामला नहीं है। रही बात अगर राहुल गांधी बात कर रहे हैं तो मैं वहां वो भी स्वागत करता हूं कि जब वो बोलते हैं कि 7,500 जो है 13 करोड़ लोगों तक पहुंचे जाएं और आप कैसे आर्थिक मदद दे सकते हैं लोगों को, और एक मनरेगा के तहत क्या आर्थिक मदद मिल सकती है, और आप कैसे ये इस बात की कैसे जिम्मेदारी लें कि ताकि मजदूरों को काम मिले और उनको किसी तरह की चिंता ना हो, वो बिल्कुल स्वाभाविक बात है। लेकिन क्योंकि अभी अनुज आत्रे ने एक बात बोली, उन्होंने बोला कि एयर कंडीशन की बात चली इनके और संदीप जी के बीच में, तो मैं ये बात बोलना चाहूंगा। पहली बात तो कई बार हर एक मन से बोला गया है कि आप भ्रम या अफवाहों पे भरोसा ना करें, तो ये भी मैं इसको मिथ बोलूंगा, इसको भ्रम बोलूंगा। एयर कंडीशन, क्योंकि हम ये बात चल रही है कि कोरोना कोविड-19 को लेकर ये जो वायरस है कि ये गर्मी को नहीं, जैसे पहले ये सोचा गया था कि जब गर्मी जैसे बढ़ती रहेगी तो इसका प्रकोप कम होगा, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया में आपने देख लिया कि वहां तापमान कहां तक पहुंचा हुआ है, लेकिन वहां पर भी इसका प्रकोप जारी है। तो ये कहना कि एयर कंडीशन में नहीं होगा तो वो एक बात है। मैंने जैसे बोला कि राहुल गांधी की बात का स्वागत है, जब राहुल गांधी अपनी चिंता जाहिर करते हैं, बोलते हैं 17 मई के बाद क्या होगा, रोड मैप क्या है सरकार के पास, बिल्कुल अच्छी बात है।
और स्वागत योग्य है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा अनुज आत्रे से कि जब राहुल गांधी जब ये बात करते हैं, साइकोलॉजिकल वाली बात करते हैं, उन्होंने 4-5 श्रेणी गिनाई। उन्होंने बोला जिनको दिल की बीमारी है, हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, लंग इन्फेक्शन है, या बुजुर्ग जो हैं लोग, सीनियर सिटीजन हैं, वो लोग ज्यादा प्रोन है, बाकी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सवाल यह है कि ये किसी डॉक्टर ने तो बोला नहीं। हाँ। ये इसके बारे में अनुज आत्रे क्या बोलेंगे? क्योंकि एक तरफ तो हर एक मन से बोला जा रहा है कि आप अफवाहों पे नहीं, तो यहां पर कम से कम ये बात अगर अनुज आत्रे इस बात को थोड़ा इसमें रोशनी डालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये बोलना चाहेंगे, इस समय सबसे बड़ी चिंता जो जताई है, जब प्रधानमंत्री और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री की वार्ता चल रही है, जो अभी भी जारी है, उस समय एक बात करी है कि ये जो श्रमिक हैं, जितने ये लोग जो जिस तरह से अपने घर वापसी कर रहे हैं, वो सबने एक सुर में सुर मिलाते हुए चिंता जताई है कि ये चीज जो है, क्योंकि अगर ये ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं तो वहां संक्रमण फैलने का जवाब ले लेते हैं। अनुज जी, सवाल का जवाब। हाँ, देखिए सुश्री जी, भी इन्होंने हमारे सहयोगी विपिन शर्मा ने जो प्रश्न उठाया, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इसका क्लियर कर देता हूँ, इनकी जानकारी नहीं होगी, मैं दुरुस्त कर देता हूँ। देखिए, एयर कंडीशन ट्रेन और जो स्लीपर कोच की ट्रेन में फर्क ये होता है कि वो उसके खिड़कियां खुली होती है, दरवाजे खुली होती है, हवा अनुज जी देखिए, मुझे लगता है सुश्री जी मुझे बोलने दिया नहीं सर, मैं आपको बोलने दूंगी। मैं ट्रेन का डिस्क्रिप्शन नहीं चाह रही हूँ। अनुज जी, आप काउंटर के लिए भी रेडी रहिए ना सर। अब ट्रेन का डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए ना सर, सबको मालूम है, सबको जानकारी है, हर कोई ट्रेन में बैठकर आता है और जाता है। आप मुझे अगर मेरी बात नहीं कहने देना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए। मैं अनुज जी, ये आपका भी तरीका है ना सर, डिबेट में काउंटर तो आपको सामना करना पड़ेगा, काउंटर क्वेश्चंस का आपको सामना करना पड़ेगा ना। आप इतने इंपेशेंट नहीं हो सकते। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ सर, सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप ट्रेन का डिस्क्रिप्शन मत दीजिए। जब से कोरोना पूरे विश्व में आया है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हुई हैं, और बहुत सारी चीजों में बदलाव किया गया है, बहुत सारी गाइडलाइन आई हैं और बहुत सारी गाइडलाइंस में परिवर्तन किया गया है, क्योंकि कोरोना ने भी दिन प्रतिदिन अपने सिम्टम्स बदले हैं, अपने आप को बदला है, समझने में समय लगा है। इसीलिए अब आप एक चीज को लेकर अगर बैठ जाएं कि हाँ एसी में कोरोना होगा, फिर तो हमारे घरों में भी कोरोना होगा, क्योंकि सबके घरों में एसी है, हर कोई खिड़की दरवाजा बंद करके ही अपने घर में बैठता है, वहां पे भी फिर आपको कोरोना हो सकता है। देखिए, इस बात का आपको अगर तर्क अगर केंद्र सरकार से करे तो ज्यादा बेहतर होगा। जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइंस जारी की, उनका पीछे एक तर्क है कि यहाँ घरों की बात एक अलग है, लेकिन जहां पर पब्लिक गैदरिंग हो रही है, पब्लिक इकट्ठी हो रही है, कंपार्टमेंट में 60-70 लोग इकट्ठे होंगे और उनका कहीं ना कहीं वो उसी के अंदर सेंट्रली एसी या एयर कंडीशन, जब वो क्लोज कॉम्पैक्ट में बैठे हैं तो वो अंदर ही अंदर सर्कुलेट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केंद्र सरकार ने लॉजिक दी है। अनुज जी, वही तो मैंने आपसे कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से इससे पहले बहुत सारी गाइडलाइन आई है जिसमें परिवर्तन किया गया है, जी सुन लीजिए मेरी बात। हमारा ये कहना है कि अगर नॉन एसी ट्रेन चलाते जिसकी हवा खिड़कियां खुली होती, सर मास्क इसीलिए पैसेंजर्स के लिए कंपलसरी किया गया है कि आपको वायरस बोर्न। ठीक है अनुज जी, प्रॉब्लम एसी से है ना कि एसी ट्रेनें क्यों चलाई जा रही, प्रॉब्लम इस बात से आपको प्रॉब्लम कि एसी ट्रेनें आप क्यों चला रहे हैं। आपको ये लगता है कि सरकार जानबूझकर एसी ट्रेनें चलाएगी और लोगों की जिंदगी को खतरे में डालेगी। ये फैसला हेल्थ मिनिस्ट्री ने, सरकार ने जानबूझ के किया है। मतलब कि आप जान करके पहले आप गाइडलाइन जारी करते हैं, उसके बाद आप लोगों की जिंदगी को जानबूझकर खतरे में डालते हैं। संदीप जी, अब इस बात का जवाब दीजिए कि आपने जो गाइडलाइन बनाई है आप उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? आप एसी ट्रेनें चलाकर लोगों की जिंदगी क्यों क्योंकि प्रॉब्लम एसी से है सिर्फ। देखिए, पहली चीज तो यह है कि जो एसी वाली थ्योरी अनुज जी बता रहे हैं वो भी मैं फिर कहूंगा कि प्रूव्ड थ्योरी नहीं है, ये सस्पेक्ट किया गया कि ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज, ट्रेन में सबके लिए मास्क इसीलिए कंपलसरी किया गया कि किसी भी तरीके से कोई एयरबोर्न उनको वायरस इनहेल ना करें वो, और इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान में रखते ही ट्रेनों का संचालन कर रही है। सरकार कहीं किसी जिंदगी को रिस्क में नहीं ले रही है। लेकिन कांग्रेस को समस्या यह है कि मजदूरों को आपने स्लीपर ट्रेन क्यों दे दी, और आपने जो टिकट आपका फेयर पे कर रहे हैं उसको आपने एसी ट्रेन क्यों दे दी। आपने मजदूरों के लिए 100 से ज्यादा ट्रेनें पर डे चलाने की बात कही है, उसमें ने दुख है। और आम आदमी जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, जो टूरिस्ट फंसा हुआ है, जो कहीं ना कहीं बाहर जाने वाला बिजनेसमैन फंसा हुआ है, उसके लिए 15 ट्रेनें क्यों चला दी।
पहले आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। एक तरफ आप कहते हैं कि 90% लोग सेफ हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि 1% लोगों को सिर्फ रिस्क है, तो ये 9% कहां लेके चले जाते हैं राहुल गांधी? मुझे लगता है कि आप लोग खुद या तो प्रॉपर्ली स्टडी या होमवर्क करके नहीं आते हैं, या सिर्फ आपको आरोप प्रत्यारोप ही लगाना है। मैं तो कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि कोई खामी है, आप अपने राज्यों में आप इसको इंप्लीमेंट करके एग्जाम्पल दीजिए। और अनुज अत्री जी, समझना पड़ेगा, अमीरी गरीबी छोड़िए, अभी अमीरी हर मुद्दे में अमीरी गरीबी नहीं। सर अनुज जी, कौन नहीं बोलने दे रहा आपको? कौन नहीं बोलने दे रहा? आप बहुत इंपेशेंट होते हैं सर, आपको कौन नहीं बोलने दे रहा है? आपको पूरा टाइम बकायदा मैं देती हूं, और आप अमीरी गरीबी से थोड़ा उठिए कि अमीरों के लिए ये ट्रेन है, गरीबों के लिए ये ट्रेन है। ऐसा कोई भी आइडेंटिफिकेशन यहां पर नहीं चल रहा है। प्रियंका राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, मैं इनका रुख करना चाहूंगी। प्रियंका जी देखिए, अब आगे आने वाला समय वो रफ्तार भरा होने वाला है। लॉकडाउन अभी तक हमने जो देखा है वो तस्वीर नहीं होगी, उससे बहुत अलग तस्वीर होगी। राहत देने वाली भी कही जा सकती है और खतरे वाली भी कही जा सकती है। अब जिम्मेदारी हर एक इंडिविजुअल की अपनी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सरकार फैसले लेगी, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी, लेकिन आप कामकाज शुरू करेंगे, अपनी दुकानें खोलेंगे, फैक्ट्रीज खोलेंगे, आप आएंगे जाएंगे, तो आपकी जिम्मेदारी अब खुद बननी है, यानी कि हमें कोरोना के साथ में रहने की आदत डालनी पड़ेगी। पूरे देश के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए, और जितनी जल्दी से जल्दी हम लोग इस चीज को किस तरह से कोप अप कर सकते हैं, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देश को आगे ले जा सकते हैं जी, तभी हम लोग इस कोविड-19 से जीत पाएंगे। और पूरा देश जो है, जो आज जूझ रहा है, जो संकट की घड़ी में है, तभी जीत पाएगा कोविड-19 की फाइट से। और जिस तरह की बातें की जा रही हैं, हाँ, जो ट्रेन की जो आपकी बुकिंग्स हैं उसमें थोड़ा सा आप सिर्फ ऑनलाइन जो आप कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि जो गरीब तबका है, क्योंकि ऑनलाइन आजकल आप मिडिल क्लास या इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, उनको भी कभी कभी दिक्कत आ जाती है, तो उसको आप थोड़ा सा देख सकती है। गवर्नमेंट उस चीज के अंदर प्लानिंग कर सकती है, प्रॉपर धीरे धीरे उसको इम्प्रूव कर सकती है जी। लेकिन आगे हम लोगों को ये तो कहना कि एसी से हो जाएगा, इससे हो जाएगा, तो ऐसे तो कब तक आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, आप कोई टाइम लिमिट, जब तक वैक्सीन नहीं बनती है तब तक तो आपको इसी तरह जीना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि 1 महीने या 2 महीने में कोविड-19 आपके देश से खत्म हो जाएगा। अभी तक चाइना या और भी जो डेवलप कंट्रीज हैं, वहां से भी ये खत्म नहीं हो पाया है। तो आपको धीरे धीरे अपने देश की पटरी पे लाना पड़ेगा इकोनॉमी को। और किसी ना किसी तरह मजदूर जो है, डेली वेजेस वर्कर्स जो हैं, वो भूखे मर रहे हैं, उनके पास काम नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, बिजनेसमैन जो है, उनका कामकाज ठप पड़ा है, उनको सैलरी भी देनी है, उनको रेंट भी देने हैं, EMIs देनी है, तो वो कहाँ से देंगे? तो गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। और इवन हर एक नागरिक का भी फर्ज बनता है कि अपनी जिम्मेदारी को भी वो पूरा करे, प्रिकॉशंस के साथ किस तरह से वो आगे बढ़ सकता है, उसको वो चीज देखनी पड़ेगी। तो इसमें राजनीति ना करके आप लोग ये देखिए, आप लोग सॉल्यूशन बताइए, आप लोग ये बताइए कि किस तरह से आप लोग इस चीज को फाइट कर सकते हैं, कोविड-19 को हम लोग हरा सकते हैं, उसमें बताइए। आप ये कमियां मत निकालिए, आप लोग सॉल्यूशन बताइए। ठीक है, बिल्कुल। अनुज जी, मैं छोटा सा एक सवाल आपसे लेना चाहती हूँ। आपने अपनी शुरुआती बात इससे की थी कि अमीरों के लिए अलग से ट्रेन है, गरीबों के लिए क्या है, गरीब पैदल चल रहे हैं, तमाम चीजें ठीक है। उसमें भी कई हद तक तस्वीरें हमने देखी हैं कि लोग हैरान परेशान मजदूर जाहिर तौर पर हो रहे हैं, लेकिन ये बार बार जो अमीरों का जिक्र हो रहा है कि अमीरों के लिए ट्रेन चलाई गई है, तो क्या मतलब अमीर होना गुनाह है, या आप अफोर्ड अगर कर सकते हैं कि आप एसी ट्रेनों में कहीं आप फंसे हुए हैं और आपको जाना है, तो वो पैसा देश के ही काम आएगा अगर आप टिकट खरीद कर आएंगे? तो क्या इस माहौल में कोरोना के जो मिडिल क्लास फैमिलीज भी हैं वो भी अफोर्ड कर सकती हैं, 3rd AC का टिकट अफोर्ड कर सकती हैं? जहां तक मैं समझ पाती हूं वो आ जा सकते हैं, जो भी लोग कर सकते हैं। तो क्या उनको अधिकार नहीं है कि उनको किसी प्रकार की रियायत मिले या कोई सुकून मिले उनको इस महामारी में? या अमीर वो हो गए, उनके पास पैसा है, तो वो गुनाह हो गया? बहुत बड़ा गुनाह हो गया सुश्री जी, क्योंकि यहाँ पे कह कुछ जाता है और उसका अर्थ कुछ निकाला जाता है। मुझे लगता है आपने या तो मेरी बात ढंग से सुनी नहीं है, और नहीं तो इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद आप दोबारा चला लेना, या कहें तो मैं दोबारा नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है सर दोबारा चलाने की और दोबारा सुनने की। मैंने जो सुना ये अमीरी और गरीबी में बहुत देर से सुन रही हूँ। अमीर और गरीब, अमीर और गरीब, इस देश में हर किसी को अधिकार है फैसिलिटीज का, तो अमीर और गरीब को आप डिफरेंशिएट इस तरीके से मत करें। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है।
शिष्य जी, या तो मैं चुपचाप बैठे रहूंगा बिल्कुल पूरी डिबेट में, या मेरा आपसे आखिरी बार निवेदन है कि मुझे मेरी बात बोलने दीजिए, क्योंकि और कोई बोलता है अनुज जी, काउंटर करनी है। आप मुझे ये बता रहे हैं कि आप डिबेट दोबारा से चला लीजिए, आप ये बता रहे हैं कि आप डिबेट दोबारा से चला लीजिए। मैंने ऐसा नहीं बोला है, अपनी बातों से मुकरिए मत। आपने अमीरी गरीबी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, आप बताइए। मेरे वर्जन को आप चेंज करके यहाँ पर बोलेंगे और मेरे मुंह में शब्द डालने की कोशिश करेंगे, और जो मैंने नहीं कहा उस चीज को आप यहाँ पर बोलेंगे तो मुझे तकलीफ होगी। मैंने ये बोला था कि आपको अगर ट्रेन चलानी थी तो कम से कम अमीरों के साथ साथ जो है गरीबों की सोचिए पहले, क्योंकि अमीर आदमी तो अभी जहां इतने दिन रुका है वो सक्षम है, वो और हफ्ता 10 दिन रुक सकता है, लेकिन गरीब आदमी इस समय और अगर नहीं रुक सकता है सर तो गरीब आदमी के लिए भी तो ट्रेनें चलाई जा रही हैं, मजदूरों के लिए भी तो ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आपको पता तो है ना सर कि मजदूरों के लिए पहले ट्रेनें चलाई नहीं है, पहले बसेस चलाएंगे, इसके बाद फिर उन लोगों के खासतौर से छात्रों को ध्यान में रख के ये ट्रेनें चलाई गई हैं। 184 ट्रेन लेके आए हैं, जो 2 लाख मजदूरों को लेके आए हैं उत्तर प्रदेश जो पहुंचे हैं, वो कैसे आए हैं? और सृष्टि इंडस्ट्रियलिस्ट ही तो नौकरी देंगे, जो डेली वेजेस के वर्कर हैं वही तो इंडस्ट्रीज जो चलाने वाले हैं, वही तो अगर बिजनेस आगे बढ़ेगा तभी तो आगे इकोनॉमी भी डेवलप होगी, देश सुधरेगा और नौकरी मिलेंगी, पैसा मिलेगा, तभी तो आपका देश पटरी पर आएगा। उसके बिना तो नहीं होगा ना, तो अमीर गरीब की तो बात ही नहीं आती है। ठीक है, अनुज जी जवाब देना चाह रहे हैं, अनुज जी बोलिए आप। अधिकार है या मेरे अलावा सबको यहाँ पे आपने बुलवाया? अनुज जी आपको बोलने का पूरा मौका देती हूँ, आप चाहते हैं कि आपको कोई काउंटर ना करे, ऐसा नहीं होता है सर, आपको बोलने का पूरा मौका हमेशा दिया जाता है, आपको हमेशा इस बात प्रॉब्लम होता है कि बोलने का मौका नहीं है, तो आप बोलिए ना। मैं कह रही हूँ क्या, मैं सबके मुंह में जाके बुलवा रही हूँ क्या सर? आप समझने की कोशिश करिए, आप डिबेट में इंडिविजुअल 1-to-1 नहीं चल रहा है, इंडिविजुअल 1-to-1 नहीं चल रहा। आप बोलिए, आप जवाब दीजिए, कोई नहीं बोलेगा। प्रियंका जी, विपिन जी और संदीप जी, मैं आप तीनों से कह रही हूँ, अनुज जी जब तक बोले कोई मत बोलिएगा। अब बोलिए आप सर। बहुत बहुत मेहरबानी। देखिए यहाँ बहुत 3-4 बात बहुत आवश्यक है इस बात विषय में सोचने के लिए कि किस प्रकार से WHO ने भी इस समय चिंता जताई है हमारे देश को लेकर के कि आने वाले दिन में बहुत गंभीर परिणाम आने वाले हैं कोरोना वायरस को लेकर के भारत देश में, क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना के टेस्ट नहीं हो रहे हैं। जो टेस्ट हुए हैं, जो रैपिड टेस्ट जो फास्टिंग टेस्ट हुए हैं वो तमाम फेल हुए हैं चाइनीज किट के अलावा, और जो RT-PCR टेस्ट होना चाहिए वो हमारे देश में हो नहीं रहे हैं। जो थ्रोट और नेजल के स्वैब से जो उनका टेस्ट सैंपल लेकर के टेस्ट किया जाता है वो नहीं होना जा रहा है, और अब जो की सूचनाएं आ रही है कि कुछ दिनों में हमारे देश में वो किट्स आने वाली है। उसके बाद जब टेस्ट शुरू होगा तो देश में जो कोरोना के पेशेंट्स जो है, जो टेस्ट नहीं हो रहे, वो रिजल्ट सामने आने वाले हैं। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उस समय कितना हमारी सरकार तैयार है? आज सरकार कहती है कि हम सबसे सलाह मशवरा करके चुने। कौन सी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार को यह सलाह दी थी कि आप पिछले मंगलवार को जब क्रूड के तेल गिर गए हैं, जब न्यूनतम स्तर पर आ गए अंतरराष्ट्रीय बाजार में, और हमारे देश में भी जो आज की डेट में $25 से कम में क्रूड ऑयल आ रहा है, तो क्यों एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जाती है 13 रुपए डीजल पे और 11 रुपए पेट्रोल पे? क्या गरीब आदमी देश का इस समय एक आदमी, चाहे अमीर हो, मिडिल क्लास हो या गरीब हो, सब लोगों की हालत खराब है इस समय। लोगों के पास पैसे नहीं है और सरकार इस समय में भी उनके ऊपर जो है ये आर्थिक प्रहार करके अपनी कमाई करने में लगी है। तो सर इस समय तो वाहन चल ही नहीं रहे हैं, इस समय वाहन तो चल ही नहीं रहे हैं, आप समझिए ना, इस समय तो वाहन चल ही नहीं रहे हैं। लॉकडाउन में वाहन कहाँ चल रहे हैं? गरीब आदमी कौन मोटरसाइकिल निकाल के चल देगा सर? वो कौन लेकर चल देगा? कौन लेकर चल देगा सर? आप, मैं क्या परमिशन है आपकी सर? अनुज जी आपकी परमिशन है? मैं संदीप जी से सवाल ले लूं सर, क्या आप परमिशन दे रहे हैं मुझे? आपकी इजाजत है सर मैं संदीप जी से इसका जवाब ले लूं सर, अगर आपकी इजाजत है? लग रहा होगा कि केंद्र सर सरकार ने जो ये 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी डीजल सर ऐसा है, इंस्टेंट अगर इंस्टेंट रेवेन्यू चाहिए तो आपके पास में बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, आप उनसे डिस्कस कर लीजिए, और अगर अभी परमिशन हो तो मैं संदीप जी से इसका जवाब ले लूं सर प्लीज। देखिए आपकी चर्चा है, आप जिस मर्जी से बोलिए। नहीं, बहुत शुक्रिया सर, आपने परमिशन दी, बहुत शुक्रिया। संदीप जी देखिए, ये तेल इन सब चीजों पे मैं नहीं जाना चाहूंगी अभी आगे की जो परिस्थिति है मैं उस पर, जैसे विपिन जी ने जो आपसे सवाल पूछा था वो बहुत अहम था कि आप मजदूरों को लेकर इतनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दिखाई जा सकती है सर। अभी प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमें सबसे पहला फोकस इस पर करना पड़ेगा कि जो श्रमिक हमारे वापस आए हैं वो पूरी तरीके से क्वारंटाइन का समय
करें, उनकी टेस्टिंग अच्छे से की जाए और तमाम श्रमिक गांव से ही बिलोंग करते हैं। गांवों में ये महामारी नहीं जानी चाहिए, लेकिन जैसे ठूस ठूस कर अलग अलग जगहों से, राज्यों से, ट्रक में, दूसरे रास्ते से, गाड़ी में, मोटरसाइकिल से या फिर पैदल या फिर ऑटो में लोग आए हैं, ये कैसे हुआ? जब तमाम सीमाओं को सील किया गया तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं मैं टोटली कहूंगा कि राज्य सरकारों का फेलियर था, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, और कहीं ना कहीं इसी के दबाव में आके सरकार को फिर लगा कि कहीं ना कहीं मजदूरों को जो सुविधाएं देनी चाहिए वो राज्य सरकार देने में सक्षम नहीं है। खासतौर से उनका राशन राज्य सरकारों ने नहीं पहुंचा पा रही, इसीलिए सरकार ने फिर जो श्रमिक स्पेशल व्यवस्थाएं की, चाहे वो बस चलाना हो या ट्रेन चलाना हो, सब व्यवस्थाएं की। अब उसमें भी अगर ये कहें कि भाई एसी ट्रेन क्यों चला रहे हैं, कल को ये भी कह सकते हैं कि आप फ्लाइट भी विंडो खोल के चलाइए, तो ये कुछ भी कह सकते हैं। भाई आपका आरोप लगाना स्वतंत्र है आरोप लगाने के लिए, लेकिन सरकार हर चीज को गाइडलाइन के हिसाब से और पैरामीटर्स को देख के ही चला रही है। अगर एसी ट्रेन चला रही है तो उसके भी अपने पैरामीटर्स से सरकार पूरा ध्यान रख रही है। दूसरी चीज देखिए, आपने कहा कि ऑयल पे क्यों प्राइस बढ़ाया, आप कहिए कि अल्कोहल पे क्यों राज्य सरकारों ने प्राइस बढ़ाया। इस समय सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकारों की जो इनकम है टोटली इस समय लगभग जीरो हो रखी है और एक्सपेंडिचर बढ़े हैं कोविड पे। जो भोग विलास की वस्तु है, डीजल पेट्रोल हमारी आवश्यकता की चीज है। देखिए सर, आप भोग विलास की वस्तु कौन है कौन नहीं, आज आम आदमी रोड पे नहीं जा रहा है। मोस्टली अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट व्हीकल्स ही अप्लाई कर रहे हैं रोड पे, तो कहीं ना कहीं उसकी लायबिलिटी भी गवर्नमेंट के ऊपर आ रही है। ऐसा तो नहीं है की बात हो रही है, आपने शराब को जो है पेट्रोल डीजल से आप उनको कंपेयर कर, देखिए आप यहाँ किसी चीज को शासित राज्यों ने भी अपनी मंजूरी दी थी राजस्व बढ़ाने के लिए, जब चिंता जताई गई थी आप वहां से भी हरी झंडी हुई थी। आप बताइए कौन से कांग्रेस शासित प्रदेश में इनको डीजल और पेट्रोल में पैसे, डीजल पेट्रोल की बात नहीं कर रहा, आपने अभी शराब के ठेकों की बात करी, आपने शराब ठेकों की बात करी, मैंने शराब की बात करी। देखिए आप लोग चर्चा बहुत डाइवर्ट कर रहे हैं। शराब के दाम बढ़ चुके हैं, उसको सरकार वापस नहीं लेगी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, उसको सरकार अब वापस नहीं लेगी, समय हो गया। आगे क्या होगा मैं उस पर बात कर रही हूं। सर संदीप जी, देखिए आप इस बात को कहकर कि राज्य सरकारों ने लापरवाही कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, इसे आप बिल्कुल पल्ला नहीं झाड़ सकते अपना। जहां पर गलतियां हैं, जहां पर खामियां हैं, जहां पर सुधार की जरूरत है, वहां हम आपसे जरूर सवाल पूछेंगे। तमाम जो मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, क्या आप ये सुनिश्चित कर चुके हैं कि वहां पर पूरी व्यवस्थाएं, सुविधाएं हैं? क्योंकि जो ठूस ठूस कर आ चुके हैं सर, वो तो आ चुके हैं और अभी भी आ ही रहे हैं, उनको आप क्यों नहीं रोक रहे हैं? ट्रेनें चला देने से, फरमान कागज पे जारी कर देने से कुछ नहीं हो जाता है। बहुत लोगों को खाना नहीं मिला है, बहुत लोगों को पानी नहीं मिला है, पैकेट्स नहीं मिले, 5-5 दिन से पैदल चले हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर सर? नहीं, देखिए सरकार ने इसीलिए कहीं ना कहीं जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है उस एक एक व्यक्ति को सरकार प्रॉपरली जो गाइडलाइंस है उनके तहत लेके आ रही है। नहीं करना जानते हैं, जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, जो पैदल चल के इतनी किलोमीटर 5-5 दिन से चले आ रहे हैं, उन सीमाओं का क्या? सीमाओं को तो सील किया गया है, वहां की क्या पुलिस, जिला प्रशासन आंख बंद करके बैठे रहते हैं सर? नहीं, देखिए ये शुरुआती दौर में काफी हुआ कि कहीं ना कहीं अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अब लोकल लेवल पे मतलब कुछ घटनाएं हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा कहीं लंबे डिस्टेंस से लेबर नहीं आ रही है, और जो भी आ रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि रजिस्ट्रेशन में कोई बहुत लंबा समय नहीं लगता है। फोन कॉल पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आपको प्रशासन प्रॉपर्ली आपके घर पहुंचा रहा है, और काफी लोग, लाखों में इस तरह के श्रमिक हैं जिनको सरकार ने उनके घर पे पहुंचाया है। लेकिन अब धीमे धीमे सरकार भी प्रयास कर रही है कि जो लेबर है घर पे तो पहुंच गया, लेकिन क्या वहां पे भी जितनी ट्रेनें आपने संचालित की हैं श्रमिकों के लिए, वो सफिशिएंट हैं? आपको लगती हैं कि उतनी सफिशिएंट हैं? और अगर लोगों में इतनी अवेयरनेस की भी तो जरूरत होगी ना सर, कि आप जिनके लिए ये कर रहे हैं उनको ये पता तो हो, क्योंकि अगर उनको बहुत इजीली ये चीजें अवेलेबल हो जाती, उनको खाना मिल जाता, पानी मिल जाता, उनको पता चल जाता ट्रेन यहां से चल रही है, ऐसे चल रही है, तो वो बेचारे इतनी धूप में, गर्मी में, छोटे छोटे बच्चों के साथ में 5-5 दिन पैदल चलने की क्या जरूरत थी उनको? नहीं, देखिए शुरुआत में कहीं ना कहीं एक जो थोड़ा सा भय का माहौल रहा, उसमें कहीं कहीं काफी लोग निकले हैं। अब सरकार प्रॉपर्ली सबको ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रही है और सबको उनके घर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए, क्योंकि एक बड़ा क्राउड है, कोई 1-2 लाख या 10 लाख लोग मजदूर नहीं है, करोड़ों में मजदूर है जो इधर से उधर कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहा है। आइडेंटिफाई से रजिस्ट्रेशन हो गया, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप? इसमें आपने कहा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग में हमें मेंटेन रखनी है, आप उसमें उन मजदूरों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इनको ज्यादा जरूरत है जाने की, इनको नहीं है, और आप किस तरीके से उनको पिक करेंगे और कैसे आप ये सारा प्रोसीजर? देखिए, रजिस्ट्रेशन के समय सरकार ये भी पूछती है कि किस वजह से आप जाना चाह रहे हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स उसी के बेस पर सरकार डिसाइड करती है। हालांकि इसमें कुछ हद तक अभी राज्य सरकारें
ट्रेनों को प्रॉपरली संचालित नहीं होने दे, जिस तरीके से बंगाल को लेकर कहा जाए, बंगाल ने काफी हद तक ट्रेनों को वहां आने की परमिशन नहीं दी, इसी तरीके से कुछ और राज्यों के साथ मतभेद हुआ। इसीलिए आज सरकार ने क्लियर कट कहा कि कम से कम 100 ट्रेन और उनमें 70-100 पैसेंजर्स पर डे कम से कम डिपार्ट होना चाहिए। और सरकार उसी पे जोर कर रही है कि जितना मैक्सिमम कैपेसिटी में जो लेबर है वो अपने घर पहुंचे, और न केवल घर पहुंचे बल्कि राज्य सरकारों को इस पे भी जोर देने के लिए सरकार कह रही है कि वो उन्हें रोजगार भी दें। जैसे अगर यूपी सरकार की बात करें, यूपी सरकार ने काफी सराहनीय प्रयास किया और उन्होंने कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे जो लोग आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट देने की भी कोशिश की है, वो चाहे मनरेगा में उनको एंगेज करके या अदर किसी एक्टिविटी में एंगेज करके कोशिश की गई है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां अभी लेटेस्ट जो कोरोना के मरीज आए ना सर, वो इन्हीं मजदूरों से आए हैं, क्योंकि मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और वो क्वारंटाइन आप कह लीजिए हुए नहीं हुए, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा किसी को नहीं पता है। और आगे जाकर जब अपने गांव घर में गए हैं तो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड उन्होंने किया है। ऐसे बहुत सारे केसेस की खबरें मैंने खुद पढ़ी हैं, इसीलिए कंसर्न सबके लिए, पूरे देश के लिए बहुत ज्यादा है कि आपको मतलब वाकई में आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि लाखों की आबादी आ रही है बाहर से, उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर मेंटेन करके रखना, देखना कि 14 दिन तक ये यहाँ हैं, तब इन्हें वैसे ही वाहन से पहुंचाना उनके गांव तक, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। जितना कहने में आसान लग रहा है करने में बहुत मुश्किल है सर। नहीं, देखिए सरकार की जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज हैं उनके माध्यम से जो श्रमिक जा रहे हैं उसमें तो सरकार 100% कोशिश कर रही है कि जीरो इन्फेक्टेड रेशियो रहे, लेकिन जो लोग चुपचाप किसी अदर वे से चले जाते हैं, सर वो भी देखिए आपका ही फॉल्ट है, अगर चुपचाप और अदर वे और छोटे रास्ते से और छुप के वो उसमें निकल भी जा रहे हैं, देखिए और सर एक ट्रक में 50, 60, 70 लोग ठूस के भरे हो, वो छुप के नहीं जा सकते। नहीं देखिए उसमें भी हर ग्राम प्रधान को सरकार ने फोर्सफुली ये बोला हुआ है कि उनके यहाँ कोई भी व्यक्ति आ रहा है उसका पहले टेस्ट करनी पड़ेगी। देखिए गांव में आज की डेट में गांव में अगर कोई भी व्यक्ति घुस रहा है, पहले उसकी पीएचसी में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टेस्टिंग हो रही है, इसके बाद ही उसको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। ग्राम सभा के सदस्यों से और सरपंचों से जब प्रधानमंत्री वार्ता कर रहे थे तो उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए बोला कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अच्छे तरीके से अनुपालन करा और 2 गज की दूरी बना के रखी और वही बना के रखी अनुशासन। लेकिन और प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री हर एक मंच से बोला उन्होंने कि आप इस संक्रमण की कड़ी को तोड़ना है, साइकिल को आगे बढ़ने नहीं देना। एक तरफ ये तो एक बात होगी, दूसरी बात कि जब अपनी बात का आप खंडन करते हैं, वो कैसे कि अभी अगर ये मजदूर जब जाएंगे यहां पर, आप इनको ये देखना चाहिए था क्योंकि कहीं ना कहीं कमी हुई है, तालमेल में कमी हुई है, आपस में आरोप प्रत्यारोप या कहीं जो इनमें आपस में संवाद होना चाहिए था आपस में केंद्र सरकार राज्य सरकारों में, जिसके अभाव के कारण आज ये मजदूर मजबूर हो गए। हमने श्रम दिवस मनाया और इनको नमन करा 1 मई को, लेकिन और ये हम भूल जाते हैं कि यही रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की अर्थव्यवस्था की और पूरे देश की। हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं। देखिए इस समय अनिवार्य हो गया है कि आप दोनों चीजें, एक आप नई नीति लेके आइए स्वास्थ्य को लेकर, न्यू हेल्थ पॉलिसी, दूसरी लेबर रिफॉर्म्स की बात होती है। यहां पर सबसे बड़ी बात देखिए आप कि अभी इस समय जो समय की पुकार है कि आप जैसे अनुज भाई ने बोला WHO की बात करी, मैं वो जरूर बोलना चाहूंगा। देखिए आपने बोला कि WHO ने बड़ा वो एक चिंता दिखाई। अरे भाई WHO ने तो सबसे पहले 2 बातें, WHO ने सबसे पहले तारीफ करी हिंदुस्तान की जब टाइमिंग को लेकर लॉकडाउन को और किस तरह से हमने स्थिति को नियंत्रण में करा, पहली बात। दूसरी बात WHO की अगर आप बात करें तो उनकी तो खुद की भूमिका इस समय संदेह के घेरे में है कि चीन के अधिकारी वहां पर जो है उन्होंने चीन के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाए, जबकि सबको पता है कि उन लोगों ने किसी तरह से बायोलॉजिकल वॉरफेयर करा है और कहीं ना कहीं चूक हुई है चीन की। यहां पर तो कम से कम एक सुर में सुर मिलाएंगे। बाकी बातों से मैं इनके साथ सहमत हूं। अनुज जी ने जो अपने चिंता जताई वो ठीक है। प्रियंका जी आखिरी कमेंट। देखिए मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही प्लानिंग करके काम करना पड़ेगा। मजदूर जो जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उनको रोकना चाहिए था, जो नहीं रोका गया है। वो भी एक कमी रही है क्योंकि आपको अभी मैं नितिन गडकरी जी को सुन रही थी, वो खुद बात कर रहे हैं कि MSME को प्रमोट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है PM के लिए, लेकिन हमारे जो मजदूर हैं उनमें कहीं इनसिक्योरिटी है और वो इस इनसिक्योरिटी के चलते अपने गांव वापस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फेलियर है गवर्नमेंट का कि उनको
रोक नहीं पा रही है, उनको खाना नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि आगे जब इंडस्ट्री स्टार्ट होंगी तो फिर दोबारा से कैसे काम करेंगे। बिल्कुल without जाहिर तौर labour पर के। ये चिंता का विषय तो- भी है। चुनौती ये सरकार के लिए बहुत बड़ी आने वाली है। बहुत हल्के में लग रहा है अभी सारी चीजें बातों बातों में जी। कि सारी चीजें सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी, लेकिन वो होंगी कैसे, ये बहुत बड़े सवाल है। चलिए, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर जिंदगी पटरी पर लानी है, लेकिन जिंदगी को बचाकर वापस पटरी पर आना है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार फैसले लेगी, उसे इंप्लीमेंट करना, आपस में समन्वय बिठाना, इंडस्ट्रीज फिर से सुचारू रूप से चालू होंगी, डिस्टेंस कैसे मेंटेन रखेंगे, कैसे आप कार्य करेंगे, वाहन चलेंगे, किस तरीके से आप जो प्रिकॉशंस आपको लेने हैं वो आप कैसे लेंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं। और लमसम बहुत सारे राज्य हैं जहां पर एक्सट्रीम लेवल पर ये वायरस अभी फैल चुका है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्या वहां पर लॉकडाउन बढ़ेगा, ये बहुत सारे सवाल जो सबके जहन में है, लेकिन जवाब सरकार के पास में है, जो कुछ समय पर चीजें क्लियर होती दिखाई देंगी। लेकिन एक बात है जो बहुत स्पष्ट है कि आने वाले समय में अगर लॉकडाउन बढ़ता भी है, इन केस बढ़ता है, तो वो बहुत सारी रियायतें लेकर आएगा, लेकिन हमें और आपको समझना पड़ेगा कि इन रियायतों का गलत फायदा नहीं उठाना है। एक अकेले आप अपनी जिम्मेदारी खाली लीजिए, तब कहीं जाकर हम वापस से असल में पटरी पर आ पाएंगे, क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी हैं जो हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही आगे लेकर जाएंगी। अकेले सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती जब कब आपकी भागीदारी नहीं होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही।